We have discussed the most commonly used Cartesian coordinate system। इस लाइन का मतलब है कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, तो नोट्स बनाते वक्त ये लाइन आप स्किप कर देंगे। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले हम आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का थोड़ा सा तारुफ देते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बहुत से नाम हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस सिस्टम, स्टैंड पॉइंट और एंगल भी कहते हैं। शक्ल में आप एक कार को हरकत करते हुए देख रहे हैं। एक लड़का जो सड़क के एक तरफ खड़ा है और दूसरा सड़क के दूसरी तरफ खड़ा है। कार की वेलोसिटी v है। कार v वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ हरकत कर रही है। दोनों लड़कों के लिए कार की डायरेक्शन मुख्तलिफ है। ए के लिए कार राइट हैंड से आ रही है और लेफ्ट हैंड की तरफ जा रही है, और दूसरे के लिए कार लेफ्ट हैंड से आ रही है और राइट हैंड की तरफ जा रही है। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सहारा लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि डायरेक्शन एक रिलेटिव टर्म है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि दुनिया में डायरेक्शन, जैसा कि ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दाएं, बाएं, इस किस्म की डायरेक्शन का कोई वजूद ही नहीं है। डायरेक्शन नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। हम बस चीज़ों को इर्द गिर्द के माहौल से रिलेट करते हैं और इस हिसाब से बता देते हैं कि वो चीज़ कहाँ पर है, उसकी डायरेक्शन क्या है, वो ऊपर है, नीचे है, दाएं तरफ है या बाएं तरफ है। और डायरेक्शन बताने के लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ही ज़रूरत पड़ती है, इसलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रेफरेंस फ्रेम भी कहते हैं। ये रेफरेंस फ्रेम कई तरह के होते हैं, जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर आप अपना खुद का एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बना सकते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम है किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करना। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एक्स, वाई, जेड एक्सिस के लेते हैं और इन तीनों का एक ओरिजिन होता है जिसे ओरिजिन कहते हैं। इसे ओ से डोनेट करते हैं। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम बता सकते हैं कि बॉडी एक्स से कितनी दूर है, वाई से कितनी दूर है, जेड से कितनी दूर है। इस तरह हमें बॉडी की एग्जैक्ट पोजीशन मिल जाएगी। हमने बॉडी को नापना तो सीख लिया। अब मोशन तो होती है बॉडी की पोजीशन में टाइम के साथ कोई तब्दीली आए, यानी बॉडी अपने इर्द गिर्द के माहौल के लिहाज से टाइम के साथ साथ मुसलसल अपनी पोजीशन तब्दील करे। तो हमें टाइम भी नापना पड़ेगा, हमें टाइम भी बताना पड़ेगा कि बॉडी इस वक्त यहाँ थी और उसके थोड़ी देर बाद कहाँ पर पहुंची, यानी T1 पर ये कहाँ थी और T2 पर कहाँ है, यानी हमें एक घड़ी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम वक्त दोनों मिलकर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लस वक्त दोनों को मिलाएं तो बन गया हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसका मतलब है जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे तो हम 4 कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे, एक्स, वाई, जेड और टाइम। हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम वक्त हो तो हम किसी भी, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक वक्त हो तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन बता सकते हैं। बॉडी की पोजीशन में तब्दीली को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम से बता सकते हैं। और पोजीशन तब्दील करने में कितना टाइम लगा, 1 मिनट लगा, 5 मिनट लगे, 1 घंटा लगा, तो ये ही कोऑर्डिनेट सिस्टम और वक्त दोनों मिलकर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाएंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास 3 पैरामीटर्स होते हैं, एक्स, वाई, जेड। अगर तीनों में से कोई भी पैरामीटर वक्त के साथ तब्दील हो रहा हो तो हम कहते हैं इसकी पोजीशन में तब्दीली आ गई। तो हम कह सकते हैं कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर वक्त के साथ एक्स, वाई और जेड में से किसी पैरामीटर में तब्दीली ना आए तो हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। आइए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इन फैक्ट अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम रिलेटिव टू विच मेजरमेंट्स आर टेकन। दरअसल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जहां से हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। द पोजीशन ऑफ टेबल इन रूम कैन बी लोकेटेड रिलेटिव टू वॉल ऑफ रूम। द रूम इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका कमरा भी हो सकता है। अगर आप कमरे में बैठकर किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपका कमरा आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ़र्ज़ करें आपके कमरे में एक टेबल रखा है, आपने बताना है ये टेबल कहाँ पड़ा है, तो आप कमरे की दीवारों के हिसाब से टेबल की पोजीशन का तयन करेंगे, तो ये कमरा आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फॉर मेजरमेंट्स टेकन इन कॉलेज लेबॉर्ट्री, द लेबॉर्ट्री इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आप स्कूल की लेबॉर्ट्री में मेजरमेंट ले रहे हैं, यानी कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है या कुछ ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो स्कूल की लेबॉर्ट्री आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इफ़ द सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड इन अ मूविंग ट्रेन, द ट्रेन बिकम अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर यही तजर्बा जो हम लैब में कर रहे थे वो लेबॉर्ट्री की बजाय हम चलती हुई ट्रेन में करें तो ये ट्रेन आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी। यानी पहले लैब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस थी, और अगर आप वही तजर्बा चलती हुई ट्रेन में कर रहे हैं तो अब ये ट्रेन आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। सादा अल्फाज में जहाँ भी बैठकर हम कोई ऑब्जर्वेशंस ले रहे हों वो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। द पोजीशन ऑफ अ स्पेसशिप कैन बी डिस्क्राइब्ड relative to the position of distant stars. A coordinate system based on these stars is then the frame of reference.
अगर दूर खला में कोई स्पेसशिप है और हमने इसकी पोजीशन बतानी है तो हम इस स्पेसशिप की पोजीशन वहाँ पर मौजूद सितारों के लिहाज से बताएंगे। तो इन स्टार्स पर बेस्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। स्टार्स के लिहाज से हम बताएंगे कि इस वक्त T1 पर स्पेसशिप यहाँ पर है और कुछ देर के बाद यानी टाइम T2 के बाद ये कहाँ पहुँच जाएगी। तो इस तरह इन स्टार्स पर मुश्तमिल कोऑर्डिनेट सिस्टम जहाँ पर स्पेसशिप अपनी पोजीशन बदल रही है और वक्त, ये दोनों मिलकर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाएंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम और वक्त दोनों को मिलाया जाए तो बन गया हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगला पैराग्राफ शुरू करने से पहले आपको बताते चलें कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो आइए अब अगले पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं। एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज डिफाइंड एज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच लॉ ऑफ इनर्शिया इज वैलिड। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को यूँ डिफाइन करेंगे, ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें न्यूटन का पहला लॉ, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, वो वैलिड हो। अब इनर्शिया क्या होता है? दरअसल न्यूटन के पहले कानून को इनर्शिया का कानून कहा जाता है। इनर्शिया का मतलब है अगर कोई चीज़ किसी जगह पर पड़ी हुई है तो वो वहीं पड़ी रहेगी जब तक कोई फोर्स उस पर ना लगे और उसे अपनी रेस्ट की हालत तब्दील करने पर मजबूर ना कर दे, और अगर वो चीज़ हरकत कर रही है तो वो हरकत ही करती रहेगी जब तक कि कोई फोर्स उसे रुकने पर मजबूर ना कर दे। तो जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन का ये कानून लागू होगा उसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ये एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जहाँ एक्सेलरेशन सिफर होता है। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के तमाम लॉज होल्ड करते हैं। एक्सेलरेशन सिफर होने का मतलब है कि जब कोई बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन सिफर होता है। एक्सेलरेशन तब पैदा होता है जब किसी बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ तब्दील हो। जब कोई बॉडी रेस्ट पर है और रेस्ट पर ही पड़ी हुई है तो फिर उसकी वेलोसिटी तो तब्दील नहीं हो रही, तो यहाँ उस बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। और अगर यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत कर रही है, मिसाल के तौर पर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती जा रही है सीधी लाइन में, तब भी उस बॉडी की वेलोसिटी तो तब्दील नहीं हो रही। तो जब बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ तब्दील ही नहीं हो रही तो उसमें एक्सेलरेशन सिफर होगा। दैट इज़ अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट अनलेस एन अनबैलेंस्ड फोर्स प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन। लॉ ऑफ इनर्शिया के मुताबिक अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी यहाँ तक कि कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगाकर उसे हरकत करने पर मजबूर ना कर दिया जाए। यहाँ काबिल गौर बात यह है कि अनबैलेंस्ड फोर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो जब भी किसी चीज़ को हालत रेस्ट से हरकत में लाना चाहते हैं आप, तो हम इस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी इक्विलिब्रियम में ही रहेगी, यानी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट की हालत में ही रहेगी। तो बच्चों, ऐसी बॉडी जो रेस्ट में हो इसकी वेलोसिटी सिफर होती है, और जो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत कर रही हो इसकी वेलोसिटी में भी कोई तब्दीली नहीं आती। तो जब कोई तब्दीली ही नहीं आई तो ऐसी बॉडीज का एक्सेलरेशन सिफर होता है। तो ऐसी बॉडी अपनी हालत तब्दील नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब किसी बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होता है तो ये एक्सेलरेशन इस बॉडी की हालत को तब्दील करने की कोशिश करता है। मगर यहाँ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो बॉडी अपनी रेस्ट की हालत या मोशन की हालत को बरकरार रखेगी। इसलिए कहा जाता है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स के लॉ होल्ड करते हैं। If we place a body upon earth, it remain at rest unless an unbalanced force is applied upon it. This observation show that earth may be considered as an inertial frame of reference. इसका मतलब है कि अगर हम ज़मीन पर कोई चीज़ रख दें तो ये चीज़ तब तक ज़मीन की सतह पर पड़ी रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसे हरकत करने पर मजबूर ना कर दिया जाए। यानी ज़मीन की सतह पर बॉडी अपनी इनर्शिया की हालत को बरकरार रखती है, इसलिए ज़मीन को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना जाता है। हम जानते हैं कि ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रही है और सूरज के गिर्द भी चक्कर लगा रही है, जिसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। मगर ये एक्सेलरेशन इतना कम होता है कि हम इसे निगलेक्ट कर देते हैं। अ बॉडी प्लेस्ड इन अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी with respect to earth also remain at rest. The car also a inertial frame of reference. ज़मीन को चूँकि हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया है, अगर एक कार ज़मीन पर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ हरकत कर रही है तो इस कार में मौजूद ऑब्जेक्ट या बॉडी रख दी जाए तो ये ऑब्जेक्ट भी कार के साथ यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत करता रहेगा। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है अगर कोई बॉडी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू कर दे तो वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सीधी लाइन में चलती जाए, यानी इसकी वेलोसिटी तब्दील ना हो
और जब वेलोसिटी ही तब्दील नहीं होगी तो बॉडी में कोई एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। तो गाड़ी जिस स्पीड से हरकत कर रही हो उसी स्पीड से हरकत करती रहेगी, यानी अपनी इनर्शिया की हालत को बरकरार रखेगी। तो लॉ ऑफ इनर्शिया यहाँ वैलिड है, इसलिए यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत करती हुई कार भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। Thus, any frame of reference which is moving with uniform velocity relative to an inertial frame is also inertial frame। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब वो जगह जहाँ पर बैठकर हम ऑब्जर्वेशंस ले रहे हों वही तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत कर रहा हो तो हम कहेंगे ये यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत करता हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी इनर्शियल है। इस बात को हम यूँ समझते हैं कि ज़मीन एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसका कोई एक्सेलरेशन नहीं। तो ज़मीन पर कोई भी चीज़ रख दें तो वो खुद ब खुद अपनी रेस्ट की हालत या मोशन को तब्दील नहीं करेगी जब तक कि इस पर कोई फोर्स ना लगे। तो इस ज़मीन पर अगर कोई कार यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही हो तो वो भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मतलब ना तो ज़मीन कोई फोर्स लगाकर कार की स्टेट को तब्दील करने की कोशिश कर रही है और ना ही यूनिफॉर्म स्पीड की वजह से कार में कोई एक्सेलरेशन आ रहा है जो इस कार की स्टेट को तब्दील कर दे। तो हुई ना फिर हमारी कार भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लास्ट पैराग्राफ पढ़ने से पहले हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर लेते हैं। लास्ट पैराग्राफ में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझाया गया है। इसे हम यूँ समझते हैं, नॉन का मतलब होता है नहीं और इनर्शियल इनर्शिया से निकला है। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ इनर्शिया ना हो, यानी कोई बॉडी अपनी रेस्ट की हालत या फिर हरकत की हालत को बरकरार ना रख सके, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन सिफर नहीं होता, बल्कि ये एक्सेलरेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जेक्ट में मुंतकिल हो जाता है और इस ऑब्जेक्ट में अपनी स्टेट को तब्दील करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। अगर बॉडी रेस्ट में होगी तो वो इस एक्सेलरेशन की वजह से हरकत करने लगेगी और अगर हरकत कर रही होगी तो वो रेस्ट में आ जाएगी। When a moving car suddenly stops, the body placed in it no longer remains at rest. So is the case when car is suddenly accelerated, the car is not inertial frame of reference। इसका मतलब है जब हरकत करती हुई कार को अचानक ब्रेक अप्लाई करके रोका जाए तो इस कार में मौजूद ऑब्जेक्ट अब रेस्ट में नहीं रहेगा। ये ऑब्जेक्ट इसलिए रेस्ट में नहीं रहेगा क्योंकि अचानक ब्रेक अप्लाई करने से कार की स्पीड कम होते होते ख़त्म हो जाएगी। तो कार की वेलोसिटी तब्दील हो गई। कार पहले किसी वेलोसिटी से जा रही थी, अब इसकी वेलोसिटी सिफर हो गई है। वेलोसिटी तब्दील होने से कार में एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। ये एक्सेलरेशन कार से ऑब्जेक्ट में मुंतकिल होगा और ऑब्जेक्ट में हरकत करने की सलाहियत आ जाएगी। इसीलिए तो जब आप बस में जा रहे हों और अचानक ब्रेक लगाई जाए तो आपको आगे की तरफ झटका लगता है, क्योंकि जब अचानक ब्रेक लगती है तो कार में भी एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। ये एक्सेलरेशन आप में मुंतकिल होता है और आपको आगे की तरफ झटका लगता है। ये एक्सेलरेशन आपको हरकत करने पर मजबूर कर देता है। तो यही तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें एक्सेलरेशन पैदा हो गया और कोई ऑब्जेक्ट अपनी इनर्शिया की हालत को अब बरकरार नहीं रख पा रहा। दस एक्सेलरेटेड फ्रेम इज़ नॉन इनर्शियल फ्रेम। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सेलरेशन हो उसे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? सादा अल्फाज में जहां हम कोई ऑब्जर्वेशंस लें इसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती हुई कार को जब आप अचानक ब्रेक लगाएं तो इसमें एक्सेलरेशन आ जाता है और अब इस कार में आप जो कुछ भी ऑब्जर्व करेंगे तो हम कहेंगे कि आपने ये ऑब्जर्वेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ली हैं। Earth is rotating and revolving and hence strictly speaking Earth is not an inertial frame। ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रही है और सूरज के गिर्द भी घूम रही है। तो ज़मीन में इस हरकत की वजह से एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है जिसे हम निगलेक्ट कर देते हैं। और अगर आप बहुत सख्त हैं और इस एक्सेलरेशन को निगलेक्ट नहीं करना चाहते तो फिर आप कह सकते हैं कि ज़मीन एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। बट इट कैन ऑफन बी ट्रीटेड एज एन इनर्शियल फ्रेम विदाउट सीरियस एरर बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल एक्सेलरेशन। लेकिन हम आम तौर पर ज़मीन को इनर्शियल फ्रेम ही मानते हैं क्योंकि ज़मीन की अपने एक्सिस के गिर्द हरकत की वजह से और सूरज के गिर्द हरकत की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है वो इतना कम होता है कि हम इसे निगलेक्ट कर देते हैं। इसका हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए इस एक्सेलरेशन को हम निगलेक्ट कर देते हैं और ज़मीन को एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही मानते हैं।